अच्छा, कल वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें कोई डाउट वापस किया आप लोगों ने जाके? डोमेस्टिक सेल एक्सपोर्ट वापस पढ़ रहे हो ना, रोज जो पढ़ा रहा हूँ जा करके? ठीक है। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखो, मैं आप लोगों को है ना एक ये कॉस्ट शीट वाला फॉर्मेट फिर समझा देता हूँ, क्योंकि अब कॉस्ट शीट के फॉर्मेट वापस काम आने वाला है हम लोगों को। ठीक है ना? और उस पैटर्न पे मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो देखो बेटा, मैंने आप लोगों को है ना जब ये पढ़ाया था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने स्टार्ट में आपको एक फॉर्मेट समझाया था। किसका फॉर्मेट समझाया था? कॉस्ट शीट का। और कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले मैंने आपको समझाया था, पहला क्या होता है? मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग? और क्या जोड़ते हैं? तो ये सब मिलकर के क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। एग्री करते हो? फिर ऐड करते हैं हम फैक्ट्री, या तो ये क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। फिर ऐड करते हैं हम लोग और लेस करते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो ये आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये आता है। और उसके बाद तो ये आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग ऐड करते हैं ऑफिस और, अच्छा, यहां ध्यान रखना, ये जो ऑफिस एडमिन ओवरहेड है ना, ये वो वाला होना चाहिए विच लेड टू प्रोडक्शन या फैक्ट्री वाला। तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ध्यान से समझना इस फॉर्मेट को। मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ते हैं तो क्या बनता है बेटा? इसमें फैक्ट्री वर्क ओवरहेड जोड़ते हैं तो बनती है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। आ जाना, जिन जिन लोगों ने टेस्ट दिया था वो रुक जाना एक बार, है ना? अभी सैटरडे दिया था, मैं कॉपी चेक करूंगा अभी, है ना? ठीक है ना, लास्ट में। ठीक है। और तुम लोग है ना, कल मेरे को कल, तो देखो, फिर फैक्ट्री ओवरहेड तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऐड करेंगे। अब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करते हैं ऑफिस एडमिन ओवरहेड तो आता है फैक्ट्री कॉस्ट, तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ऑफिस एडमिन ओवरहेड वो वाला ऐड करना रिलेट टू फैक्ट्री। ऑफिस एडमिन ओवरहेड कौन सा ऐड करेंगे जो किससे रिलेट कर रहा है? फिर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ऐड करेंगे एस एन डी ओवरहेड तो आएगा कॉस्ट ऑफ। अब यहां ये ध्यान रखना, ऑफिस एडमिन ओवरहेड एस एन डी रिलेटेड ऐड यहां भी हो सकता है। और कभी भी ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड को लेकर अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हमेशा उसको प्रोडक्शन रिलेटेड मानना है। अगर कभी भी आपको इसको लेकर कुछ भी गिवन नहीं है तो उसको हमेशा कौन सा मानोगे? प्रोडक्शन रिलेटेड मानोगे उसको। तो ऑफिस एडमिन ओवरहेड को लेकर अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है देन ऑलवेज एड्यूम रिलेटेड टू फैक्ट्री। आई बात समझ में? तो देखो ध्यान देंगे आप लोग एक बार। अब मैं आपको है ना अगला जो कंसेप्ट समझा रहा हूं। चलो एक बार आप आ जाओ, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 4 देखेंगे आप लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो, पढ़ो इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखो ध्यान दो। द फॉलोइंग एनुअल फिगर रिलेट टू एक्स वाई जेड कंपनी। सेल्स कितने महीने का क्रेडिट है? 2 महीने का क्रेडिट। मटेरियल सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ क्रेडिट। वेजेस लैग 1 मंथ पेमेंट। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस आर पेड 1 मंथ इन एरियर। एडमिन एक्सपेंस 1 मंथ लैग इन पेमेंट। सेल्स पेड क्वार्टरली इन एडवांस। कंपनी सेल इट प्रोडक्ट ऑन जीपी ऑफ 25%। कितने का जीपी है? 25%। डेप्रीशिएशन इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट कीप 1 मंथ स्टॉक ईच ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स एंड कैश बैलेंस ऑफ 1 लाख। Assuming 20% safety margin, compute the working capital requirement of company on cash cost basis.
इग्नोर WIP। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है आपको किस पे निकालना है, कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालना है, ठीक है। तो लिखो आप स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अच्छा अब बताओ सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिखो करंट एसेट। करंट एसेट स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दो कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट के। सेकंड अमाउंट, करंट एसेट लिखो रॉ मटेरियल। अब कितने का है बोलो रॉ मटेरियल, 9 लाख का है। और कितने टाइम का स्टॉक में पड़ा हुआ है चेक करो। नहीं नहीं 2 मंथ्स का थोड़ी ना है, सप्लायर 2 मंथ क्रेडिट देते हैं। अब मटेरियल कितने का है, द कंपनी की 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आप पढ़ो ना इस लाइन को, कंपनी की 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो लिखो 9 लाख अपॉन 12, 9 लाख अपॉन 12, कितना आ रहा है, 75,000 का रॉ मटेरियल। बोलो इसमें कोई डाउट, क्लियर है। इसमें कोई कंफ्यूजन, समझ आ गया। अच्छा अब देखो आगे, अगला क्या होगा, WIP। WIP को डिटेल है क्या, नहीं है, कोई डिटेल नहीं है WIP की। तो अगला क्या होगा, फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स किस वैल्यू होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट पे। आप देखो मटेरियल कितना गिवन है, वेजेस कितनी है, और कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एक्सचेंज पर पेड 1 मंथ इन एरियर, वो कितना है 960। तो नीचे 5-6 लाइन छोड़ के लिखो वर्किंग नोट। लिखो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ, लिखो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये कैश कॉस्ट चाहिए हमको, डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करना है ना। देखो मटेरियल कितने का मटेरियल है, 9 लाख। फिर लिखो वेजेस 20,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो कितना आ रहा है टोटल, ₹25,80,000। आप पता है कर सकते थे, जैसे सेल्स गिवन है ना, सेल्स माइनस जीपी करते तो क्या आ जाता। बट इसमें क्या है, डेप्रीशिएशन भी पार्ट है, डेप्रीशिएशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ऐसे नहीं किया कि COGS का डेप्रीशिएशन भी इंक्लूड है, बट डेप्रीशिएशन फिगर नहीं है हमको। अब डेप्रीशिएशन हो तो ना, क्वेश्चन में क्लियरली वो डेप्रीशिएशन प्रोडक्शन कॉस्ट है, डेप्रीशिएशन है कहाँ क्वेश्चन में, डेप्रीशिएशन फिगर गिवन ही नहीं है मेरे को, इसलिए मैंने डायरेक्ट स्टेट वर्किंग करके निकाला है। तो कितना आ रहा है, 2580, ये नोट कर लिया, कर लिया कॉपी। तो अब इधर लिखो फिनिश गुड्स, कितने टाइम का है बताओ फिनिश गुड्स, इंटू 1/12 करो, कितना आ रहा है, 2 लाख।
15,000 रुपये। 2,15,000। अच्छा बताओ इसके बाद क्या होगा बेटा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? डेटर्स। अब डेटर्स को ध्यान देंगे एक बार सब लोग। देखो, डेटर्स को लेकर इंफॉर्मेशन क्या है? सेल्स 2 महीने के क्रेडिट पे है, ठीक है। और अपने को वर्किंग कैपिटल निकालना किस पे? क्वेश्चन में पढ़ो। कैश कॉस्ट, मतलब डेटर सेल्स पे लेंगे या कॉस्ट पे लेंगे? क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालो। मतलब डेटर किस पे जाएगा? डेटर वुड बी टेकन एट कॉस्ट, तो लिखो नोट नंबर 2। और कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना पड़ेगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या लेंगे बताओ? अब क्या ऐड करें? एडमिन और सेल प्रमोशन, क्यों बना नहीं गया? तो लिखो नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा यहां पता है तुम लोग एक चीज समझना, ये जो एडमिन ओवरहेड है, क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है नहीं, ये थोड़ा सा है ना, एक क्या है अजम्पशन बेस वाला क्वेश्चन ज्यादा है। क्यों? एडमिन ओवरहेड जनरली अपन नहीं गिवन होता तो क्या मानते हैं? हमेशा प्रोडक्शन रिलेटेड मानते हैं। बट आप अगर सॉल्यूशन देखोगे ना, उसने सेल रिलेटेड मान के अपना अजम्पशन लिख दिया है। तो अगर आप एडमिन ओवरहेड को प्रोडक्शन रिलेटेड मानते तो यही ऐड कर देते। जनरली आप अजम्पशन हमेशा लेना एडमिन प्रोडक्शन, ऐड करते वो मानते तो अपन वही ऐड कर देते। बट जो सजेस्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ सॉल्यूशन ने एडमिन ओवरहेड को सेल्स का मान लिया है, तो अपन वो नोट कर देंगे क्लियर क्लियर कि एडमिन ओवरहेड हम कौन सा मान रहे हैं? रिलेटिंग टू सेलिंग वाला। इसलिए हम लोग डेटर के अंदर ले रहे हैं, वरना अपन ऊपर ही ले लेते। अच्छा ऐसा लिखा होता है एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कहाँ लेते? फैक्ट्री ओवरहेड में लेते। क्वेश्चन में देख लो कुछ गिवन है क्या इन्फॉर्मेशन? डेप्रीशिएशन इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये नोट कर देंगे, क्लियर है ना? तो लिखो आप, लिखो आप कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड एडमिन ओवरहेड और एस एन डी ओवरहेड्स। एडमिन कितना है? और 1,20,000 रुपये। तो ये आएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना आता है? 29,40,000। और यहां पर एक नोट लिख दो, एडमिन ओवरहेड is considered to be part of, to be a relate to कर दो, relate to selling expense। मतलब एडमिन ओवरहेड सेलिंग का मान रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? कॉपी कर ली तो अपन ऊपर ले लेते, है ना? फिर नहीं इसमें तो ऐड होता, बट फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में भी एडमिन आ जाता। भाई आप समझो, अगर प्रोडक्शन रिलेटेड मानते तो आप एडमिन को यहीं पे ले लेते, और यहाँ लेकर के जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती। और फिर नीचे ये फिगर तो आया, नीचे कह रही हो कि सिर्फ एस एन डी जुड़ जाता उसके अंदर, है ना? ये ध्यान रखना। अपन एडमिन जनरली प्रोडक्शन रिलेटेड मानेंगे, बट क्योंकि यहाँ सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ने ऐसे किया, इसलिए मैंने आपको ऐसा करा दिया। आप जो भी मानो अपना अजम्पशन क्लियर कर दो। कर लिया? अब लिखो डेटर्स। कितने महीने का है बताओ? तो लिखो इंटू 2/12। कितना आ रहा है? 4,90,000 रुपये। अच्छा कैश कितना मेंटेन कर रहे हैं अपन?
1 लाख रुपए, कैश बैलेंस 1 लाख रुपीज, और सेल प्रमोशन कितना है अपना? ये क्वार्टरली एडवांस है। क्वार्टरली मतलब बोलो, ये क्या हो गया एक तरह से, बोलो प्रीपेड हो गया। तो 1,20,000 के ऊपर प्रीपेड निकाल लें, तो लिखो सेल प्रमोशन एक्सपेंस। कितने महीने का? 30,000। ये टोटल निकाल लो, 9,10,000। टोटल करंट एसेट ए से मार्क कर लो 9,10,000 रुपए। बोलो इसमें कोई दिक्कत? टोटल करंट एसेट मार्केट विथ ए 9,10,000। अब सुन आयुष, कर लिया? समझ में आया? ठीक है। अब क्या करना है, करंट लायबिलिटी, तो नीचे लिखो, ये मेरे पास क्या स्पेस है नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग वहीं लिख देना है ना। लिखो करंट लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। अब कितना क्रेडिटर्स होगा रॉ मटेरियल के लिए? 9 लाख इंटू 2/12, 1,50,000। फिर लिखो आउटस्टैंडिंग वेजेस, 7,20,000 इंटू 1/12, 60,000। फिर कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 9,60,000। क्वेश्चन है ना तुम्हारे सामने खुला हुआ? कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है, 1 मंथ इन एरियर है। कितना आ रहा है बेटा? 80,000 रुपए ना। एडमिन एक्सपेंस में 1 मंथ का डिले आ रहा है। समझ आया? बस अब ये टोटल निकाल लो करंट लायबिलिटी का, कितना आ रहा है? 2,10,000 के साथ 1.5 और 60 ही 2,10 हो जाएगा। 3,10,000। तो वर्किंग कैपिटल कितने का आया? और ऐड सेफ्टी मार्जिन कितना है? तो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। बोलो समझ में आया? एनी डाउट? और समझाऊं? क्लियर है बिल्कुल? एनी कंफ्यूजन? हटा दूं इसको? कॉपी कर लिया? थर्ड थर्ड तो हो गया था अपना पहले ही।
थर्ड हो गया था ना बेटा? ठीक है, अब लगाओ ये वाली हेडिंग, अफेक्ट ऑफ डबल शिफ्ट रिक्वायरमेंट या डबल शिफ्ट वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन डबल शिफ्ट लिखो आप, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन इन डबल शिफ्ट, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन इन डबल शिफ्ट, हेडिंग लगाओ, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन इन डबल शिफ्ट। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन इन डबल शिफ्ट। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन इन डबल शिफ्ट। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ डबल शिफ्ट? क्या होता है डबल शिफ्ट का मतलब बताओ? जैसे मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, अभी इमेजिन करो, मैं, लेट से तुम ऐसा समझो, मैंने कहा यार मैं सुबह 8 से 9:30 पढ़ाता हूँ, मैं दिन के मान लो 8 घंटे काम करता हूँ। अब मैंने कहा 8 की बजाय लेट से मैं काम कितने घंटे करना चालू कर दूं? मैं डबल कर दिया अपने वर्किंग। तो डबल करने से क्या फायदा होगा बताओ भाई? मैं कहता हूँ जैसे मान लो, अज्यूम करो रॉ मटेरियल का स्टॉक है मेरा, अगर मैं डबल काम करूंगा तो पहले मान लो मैं 10,000 यूनिट का स्टॉक मेंटेन करता था, अब ये कितने का हो जाएगा भाई? अब स्टॉक ज्यादा से कम, डबल शिफ्ट कर रहे हो मतलब आपकी डिमांड अच्छी है, तो पहले 10,000 यूनिट पे काम करते थे, अब कितने यूनिट मेंटेन करने पड़ेंगे? एग्री करते हो? अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस पहले 5,000 यूनिट था, अब कितना रहेगा? 10। या वर्क इन प्रोग्रेस सेम 5,000 रहेगा? लॉजिक समझो, देखो मैं इस बैच के अंदर तुमको पढ़ा रहा हूं, मान लो मैंने कहा मान लो तुम्हारे को पढ़ाने के लिए मेरे को 3 महीने लगते हैं, तो तुम उस टाइम पे इन प्रोसेस में हो ना भाई? अभी तुम लोग सब कौन सी जो फिनिश गुड्स हो गए, वर्क इन प्रोग्रेस हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो। अब मैंने रात के टाइम पे एक बैच और बनाया, तो उसको भी कंप्लीट करने में 3 महीने लगेंगे ना भाई? मशीन के अंदर मान लो कोई आइटम मैं इनपुट कर रहा हूँ, उस मशीन, देखो वर्क इन प्रोग्रेस तब बढ़ेगा कैपेसिटी बढ़ा दूं मैं, टाइम बढ़ाने से एक रूम के अंदर स्ट्रेंथ थोड़ी ना बढ़ जाएगी भाई? आज मान लो अज्यूम करो मैं यूं कहता हूं, मैं सुबह की बजाय रात में भी काम करना चालू करूं, तो जो नेक्स्ट बैच आएगा उसका भी टाइम तो 3 महीने लगेगा ना भाई? इन प्रोसेस जो है वो टाइम तो उतना ही लगेगा ना। डबल शिफ्ट जब भी काम करोगे हमेशा एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना वो सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता। रॉ मटेरियल डबल मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अब आज जैसे मान लो टीचर्स है, टीचर्स को मेरे को 2 बार हायर करना पड़ेगा कि आप सुबह भी आओ रात में भी आओ, लाइट का बिल मेरा डबल आएगा, बट जो इन प्रोग्रेस है उसको टाइम तो उतना ही लगेगा ना। तो डबल शिफ्ट में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक डबल नहीं, आपका डब्ल्यूआई भी डबल नहीं होगा, फिनिश गुड ज्यादा बनाओगे आप। ऑब्वियसली बात है ना, अगर मैं 3 महीने तुमको सुबह पढ़ा रहा हूँ, 3 महीने रात में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जहाँ यहाँ मैं 10 बच्चे पढ़ा रहा हूँ और रात में पढ़ा रहा हूँ, तो टोटल 10 और 10 फिनिश गुड तो 20 का हो जाएगा मेरा, बट इन प्रोसेस तो 10 ही रहेंगे ना मेरे। मशीन की कैपेसिटी थोड़ी ना बढ़ाई मैंने, तुम्हारे को जो टाइम 3 में रहेगा वो तो हमेशा 3 में रहेगा ना, रात वाले बैच को भी 3 में लगेगा। समझे बात को? तो डबल शिफ्ट में हमेशा ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसके यूनिट क्या रहेंगे हमेशा, उसमें इंपैक्ट नहीं आएगा। तो लिखो आप एक बार, देखो आप, द डबल शिफ्ट मीन्स वर्किंग डबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। डबल वर्क करना प्रोडक्शन की नीड को मीट करने के लिए।
whenever company works in double shift, requirement for raw material, finished goods, debtors will be double, but there will be no change in WIP. Units of WIP will remain fixed units of WIP will remain fixed whether company works in single shift or double shift. कर लिया कॉपी? समझ आया? ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, देखो ध्यान दो। वैसे थ्योरी देखो, इसको मैं पढ़ भी लेता हूँ, मॉड्यूल में थ्योरी है। द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन इंट्रोड्यूसिंग डबल शिफ्ट इज द ग्रेट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ज्यादा अच्छा किसको यूटिलाइज कर रहे हैं? फिक्स्ड एसेट। ऑल्दो little or very marginal fund may be required for additional asset, but increase in number of hours of production has effect on working capital requirement. Let's see the impact of double shift on some of the component. You're aware that in double shift working an increase in stock will be required. स्टॉक तो पड़ेगा आपका कि भाई आज 10,000 यूनिट है, आपको ज्यादा मशीन पे चढ़ाना पड़ेगा ना सामान। डबल काम करोगे, टीचर में को ज्यादा हायर करने पड़ेंगे। Stock will be required. However, it is quite possible that the increase may not be proportionate to rise in production. Since minimum level stock may not vary much higher, thus quite that level of stock may not be required to be double as the production goes up twofold. The amount of material in process will not, मैंने बताया in process material क्या होगा? Due to double shift working, since work started in first shift will complete in second, hence capital tied up in material will be same as work single shift working. मतलब WIP के जो यूनिट है वो क्या रहेंगे? हमेशा सेम रहेंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, Submarine Enterprise had been operating its manufacturing facility till 31st March on single shift working. कंपनी कैसे काम कर रही है? With the following cost structure. मटेरियल 6 का, वेजेस 40% फिक्स है। अब बताओ 5 में कितना फिक्स है बेटा? मतलब 5 का 40% कितना हुआ? ये फिक्स है और ये क्या है? ओवरहेड 5 में 4 रुपए फिक्स है और वेरिएबल है। ठीक है, सेल्स 4,32,000 है और सेलिंग प्राइस कितनी है? तो 4,32,000 अपॉन 18 करो, कितना है? मतलब अभी आप कितने यूनिट बेचते हो? एग्री करते हो? अच्छा, 31 मार्च को कंपनी के पास क्या पड़ा है? रॉ मटेरियल कितना पड़ा है और किस पे वैल्यू करना है आपको? अब रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है बताओ? तो 36,000 अपॉन 6 करो, मतलब 6,000 यूनिट है रॉ मटेरियल का। WIP किस पे वैल्यू करना है? प्राइम कॉस्ट। कितनी है प्राइम कॉस्ट? ये 6, ये 5, यही तो होगा प्राइम कॉस्ट में। ये ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का पार्ट थोड़ी ना होगा। ओवरहेड थोड़ी ना प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। प्राइम कॉस्ट में तो मटेरियल वेजेस ही होते हैं सिर्फ। 6 और 5 11, 22,000 अपॉन 11 करो, 2,000 यूनिट। WIP 2,000 यूनिट का है। आगे देखो, फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू करना है?
कितनी है वो? टोटल कॉस्ट कितनी है? 6 5 11 और 5 16। तो 72,000 को 16 से डिवाइड करो, कितना? बोलो, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? आगे पढ़ो। इन व्यू ऑफ इंक्रीज मार्केट डिमांड, अब क्योंकि मार्केट डिमांड बढ़ रही है, इट इज प्रपोज टू डबल प्रोडक्शन बाय वर्किंग एन एक्स्ट्रा शिफ्ट। अब प्रपोजल दिया कि आप क्या करो, डबल कर दो प्रोडक्शन को। कैसे करो डबल? एक्स्ट्रा शिफ्ट काम करके। ये एक्सपेक्टेड 10% डिस्काउंट विद अवेलेबल सप्लायर और रॉ मटेरियल इन व्यू ऑफ इंक्रीज। अब आप गए सप्लायर के पास, बोले हम ज्यादा माल खरीदेंगे, तो उसने मैं 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। अब बताओ क्या रेट का रॉ मटेरियल है? 10% का डिस्काउंट मतलब कितने का रह जाएगा? 5.4 हो जाएगा रॉ मटेरियल आपकी रेट। 10% डिस्काउंट दे रहे हैं ना वो। सेलिंग प्राइस विल रिमेन सेम, आपने सेलिंग प्राइस सेम रखा। द क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर विल अनऑल्टर्ड, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्रेडिट अवेल फ्रॉम सप्लायर विल कंटिन्यू ऑन प्रेजेंट लेवल 2 months। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्सपेंस विल हाफ मंथ। प्रिपेयर रिकॉर्ड ऑफ वर्किंग कैपिटल इफ द इन पॉलिसी के आउटपुट इज इंप्लीमेंटेड। मतलब अपने को ये बोल रहा है कि जब आप डबल शिफ्ट में काम करोगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या, उसका एक स्टेटमेंट बनाओ। तुमको समझ आया क्या बोल रहा है क्वेश्चन? वापस समझाऊं? ठीक है, अपन एक बार करते हैं धीरे धीरे, वापस मैं पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है, तो लिखो आप, स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब इसमें ना फॉर्मेट में बना रहा हूँ, ऐसे बनाना एक बार आप, है ना। सिंगल शिफ्ट, डबल शिफ्ट। सिंगल शिफ्ट और डबल शिफ्ट। स्टार्ट करें? ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले रॉ मटेरियल। अब बताओ कितने का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है? 36,000 रुपए का। पर यूनिट क्या रेट है? तो यूनिट कितने हो गए? 6,000। अब जब डबल शिफ्ट में गए तो 6,000 की बजाय कितने यूनिट चाहिए हमको? स्टॉक में रॉ मटेरियल कितना मेंटेन करना पड़ेगा? डबल हो जाएगा ना। बट कॉस्ट क्या हो जाएगी? 10% कम कर रहा है सप्लायर, तो 12,000 इंटू 5.4 करो। बोलो ये समझ में आता है? फिर अगला क्या होगा? WIP। अभी तुमको बताया, क्वेश्चन देखना साथ में, क्वेश्चन खोल के रखना। 22,000 का WIP है और प्राइम कॉस्ट वैल्यू हो रहा है मतलब 11 रुपए, तो 2,000 यूनिट है। ठीक है, ये करो कॉपी।
ये कर लिया। अच्छा अब तुम सब लोग सब ध्यान दो, वापस लगभग 10 से 12, 10 एक लाइन छोड़ दो और लिखो वर्किंग नोट। प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। अब 1 मिनट इधर देखना एक बार बेटा सब लोग। मटेरियल कितने का है? बट डबल शिफ्ट नहीं, मटेरियल सॉरी, मटेरियल कितने का है डबल शिफ्ट में? और वेजेस तो सेम ही है, वेजेस में कोई चेंज नहीं है। कितने की वेजेस है? 5 है, कितनी है? 5 रुपए। और इसमें 1 मिनट, वेजेस में कुछ फिक्स भी है क्या, वो चेक करना। तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख देते हैं अपन। इसको फिर है ना, आपसे भी ये नोट लिखा आपने? ठीक है, इसको मैं थोड़ा प्रॉपर लिखवा देता हूँ क्योंकि कुछ फिक्स भी है ना। देखो समझो, रॉ मटेरियल क्या रेट पे था? डबल शिफ्ट में 5.4। अच्छा अब बताओ वेजेस में, 1 मिनट तुम समझना, कॉपी बाद में करना। फिक्स और वेरिएबल, फिक्स पोर्शन कितना है बताओ? 2 रुपए। और वेरिएबल कितना है? अब डबल शिफ्ट काम करोगे, आज जैसे मान लो मैंने यूं बोला कि मैं डबल शिफ्ट पढ़ाता हूँ, तो क्या रेंटल बढ़ेगा क्या मेरा? मैं रात में काम करता हूँ तो रेंटल बढ़ेगा क्या मेरा? बोले नहीं रात का रेंट अलग दो, ऐसा तो नहीं होगा, रेंटल तो सेम ही रहेगा ना। अच्छा अगर मैं रात में और काम करता हूँ, तो मान लो तुम्हारे पास 10 बच्चे और पढ़ाता हूँ मैं, तुम्हारे को एक बच्चे को नोट्स देता हूँ 10,000 रुपए के, तो वेरिएबल कॉस्ट तो मेरी 20 बच्चों पे लगेगी ना। वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट तो सेम ही रहेगा। भाई अगर मैं मान लो वेरिएबल कॉस्ट तुमको 10,000 रुपये पर स्टूडेंट देता हूँ, तो पहले 10 बच्चों पे 10,000 लगती थी, अब 20 बच्चों पे 10,000 लगेगी। बट एक बच्चे की कॉस्ट तो सेम रहेगी ना वेरिएबल। यस और नो? अब मेरे को बताओ फिक्स कॉस्ट मेरी अभी कितनी, ये 2 रुपए प्रेजेंट स्ट्रक्चर पे। प्रेजेंट में आप मेरे को बताओ व्हाट इज द पैटर्न, अभी आपका प्रेजेंट में आप कितने यूनिट बना रहे थे? टोटल सेल्स कितनी कर रहे थे अपन, वो चेक करो। 24,000 की सेल कर रहे थे, तो अभी आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 24,000 × 2। अभी फिक्स कॉस्ट 48,000 रुपये थी ना अपनी। भाई 24,000 यूनिट कैसे निकाला मैंने? 4,32,000 की सेल है और 1 यूनिट क्या रेट पे बेच रहे थे अपन? तो अभी कितने यूनिट बेच रहे थे अपन? और फिक्स कॉस्ट क्या रेट से है मेरी? तो अभी फिक्स कॉस्ट कितनी है? अब डबल शिफ्ट भी काम करूंगा तो भी फिक्स कॉस्ट तो कितनी रहनी है? 48 ही रहेगी ना। डबल शिफ्ट का फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? 48 ही रहेगी। ठीक है, तो अब तुम एक बार लिखो, इसके अंदर भी आपको फॉर्मेट ही बनाना पड़ेगा अपने को, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट करके प्राइम कॉस्ट पर यूनिट ऐसे लिखो इसके अंदर वापस। और 48,000, ये सेल्स है और ये भी सेल्स है, ये सिंगल शिफ्ट में ये। अब 1 मिनट इधर ध्यान देना एक बार तुम लोग। सिंगल शिफ्ट में कितने यूनिट बेचता हूं मैं? तो डबल शिफ्ट करूंगा तो यूनिट डबल हो जाएंगे। समझे बात को? अब बताओ रॉ मटेरियल क्या रेट का है सिंगल शिफ्ट में? 24,000 × 6 करो सिंगल शिफ्ट में। देखो तुम पता है दो चीज समझना, कंफ्यूज मत होना। 24,000 यूनिट बेचता हूँ, 24,000 यूनिट बेचता हूँ, बट स्टॉक कितना मेंटेन कर रहा हूँ मैं रॉ मटेरियल का? यूनिट 24,000 बेच रहा हूँ, बट एक टाइम पे मेरे पास कितने यूनिट पड़े रहते हैं? 6,000। तो 24,000 × 6 कितना आ रहा है? 1 लाख। तो लिखो 1,44,000 रुपये। अब डबल शिफ्ट में क्या रेट हो जाएगी बताओ? 48,000 × 5.4 करो।
तो डबल शिफ्ट में रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी? 250 एंड 200। फिर लिखो वेजेस, वेरिएबल और फिक्स्ड, 2 रुपए। 24,000 इंटू 3, यहाँ भी ये 3 ही रहेगा। और 48 इंटू 3 करो, 144। बोलो समझ आ रहा है? अच्छा, यहाँ कितना हो गया ये बताओ? तो यहाँ भी कितना रहेगा वही, तो 1 रुपए का हो गया। तो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी ना, तो पर यूनिट कम हो गई ना आपकी। तो दिस इज योर प्राइम कॉस्ट, 11 और 9.4, इसको भी टोटल लगा लो बेटा, 2 लाख। और इधर ये वापस समझाऊं क्या आपको? वापस समझाऊं, डबल शिफ्ट में मेरा फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा और पर यूनिट कम हो जाएगा। अब WIP को वैल्यू किस पे करना है मेरे को? और डबल शिफ्ट में प्राइम कॉस्ट कितने यूनिट है बताओ, क्या रेट है पर यूनिट? 9.4। 48,000 यूनिट बना रहा हूँ तो मैं अगर डबल बैच पढ़ाऊंगा तो मेरी पर यूनिट पर फिक्स कॉस्ट तो कम होती जाएगी ना धीरे धीरे, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहेगी। अब मेरे को एक बात बताओ, वापस 2,000 यूनिट, बट अब क्या रेट से? तो कितना आता है? 18,800। फिनिश गुड्स, अब फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू करना है अपने को? नाउ व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट एग्जिस्टिंग में, कितना है रुपए फिनिश गुड्स का स्टॉक? क्वेश्चन में देखो, एग्जिस्टिंग में फिनिश गुड्स कितने का है? तो लिखो 72,000। टोटल कॉस्ट कितनी है? डिवाइड करो 16 से, कितना आ रहा है? तो डबल शिफ्ट में कितनी हो जाएगी? फिनिश गुड्स का स्टॉक 9,000 यूनिट का मेंटेन करोगे आप। बट अभी ये रेट लिखना नहीं, अभी अपने को रेट निकालनी पड़ेगी, वो नीचे वर्किंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब नीचे वर्किंग लिखो वापस। तो प्राइम कॉस्ट के बाद अब अगला क्या है बताओ? फिक्स और, अब 5 में 80%, 4 और 1 रुपया, तो ये 24,000 और ये 96,000। तो यहाँ भी सेम लिखो 96,000, बट डिवाइड करोगे 48 से, तो 2 रुपये आ गई है पहले। फिक्स कॉस्ट वापस कम हो गई पर यूनिट, बट वेरिएबल की सेम रहेगी, 1 रुपया 48,000। तो यह आएगी अपनी टोटल कॉस्ट, 16 रुपये एंड 4। कितना आ रहा है? ये 2,26,000 रुपये। अरे इन तीनों को ही जोड़ना है, ये ऊपर ऑलरेडी जोड़ चुके हो, इसको वापस मत ऐड कर देना, ये वापस इसमें ऐड ऐड मत कर देना। कितना आ रहा है ये? 384 आ रहा है ये। और ये वाला? अब डबल शिफ्ट में बताओ फिनिश गुड्स में पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई? 12.4।
12.4 का हो गया फिनिश गुड्स। इधर आ जाओ, लिखो 12.4 कितना आता है? 1,11,600। डेटर्स, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर है? समझ आ गया यहाँ तक? फिर डेटर्स। अब वापस बताओ, अभी आपका डेटर वैल्यू कितना है? 1,08,000 है। और ये डेटर सेल्स पे गिवन होगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन हो गया कंपनी को 31 मार्च को डेटर कितने का है? भाई ये वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट नहीं है, तो डेटर बोल रहा है बुक्स का डेटर 1,08,000, तो सेल्स पे होगा। भाई अपने को क्वेश्चन बोल रहा है आपकी बैलेंस शीट डेटर होगा, किस पे होगा हमेशा? सेल्स पे होगा बैलेंस शीट में। तो बुक्स का डेटर 1,08,000 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है अपनी? तो डेटर की वैल्यू निकालो, 1,08,000/18 करो। तो एक सिंगल शिफ्ट में डेटर 6,000 यूनिट का है, तो डबल शिफ्ट में डेटर कितने हो जाएंगे? 12,000 यूनिट के। तो लिखो आप डेटर्स, मतलब यहाँ डेटर सेल्स पे लेना है, ऐसा क्वेश्चन में क्लियर हिंट गिवन है अपने को, है ना? तो लिखो डेटर्स, तो कितना आया? तो इधर लिखो 12,000 यूनिट। और ये क्या रेट वापस? 18, 2 लाख। अच्छा यहाँ ये क्वेश्चन में देख लो, कॉस्ट पे तो नहीं करना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एसर्टेन, वो क्वेश्चन में कुछ गिवन तो नहीं, वो चेक कर लेना। तो कुछ भी गिवन नहीं है ना, ठीक है ना? अब यहाँ, अच्छा यहाँ ये चीज ध्यान ना, अगर डेटर को आप कॉस्ट पे लेते तो उस केस में ये कितना लेते आप? 16। और ये कितना लेते अगर डेटर कॉस्ट पे लेते तो? ठीक है ना, हमने डेटर सेल्स पे ले लिया है यहाँ पर, ठीक है ना? अपन हम नीचे अजम्पशन क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो टोटल करंट एसेट कर लो कितना है, कैश तो नहीं मेंटेन है, कैश कुछ भी नहीं है, तो टोटल करंट एसेट करो कितना आता है? टू लाख। यूनिट को टोटल मत करना है ना, और ये निकालो, ये कितना आ रहा है टोटल? 4,11,200 ये आ रहा है। अब लिखो क्या, ठीक है अपन नीचे नोट कर देंगे, होता है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। नीचे आप अजम्पशन देखो, अजम्पशन लिखा हुआ है। अजम्पशन में ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि डेटर को हमने किस पे लिया है? सेल्स पे लिया है, ठीक है ना? इन केस कॉस्ट पे लेते तो ये फिगर चेंज हो जाता, ठीक है? तो अपन अजम्पशन के अंदर लिख सकते हैं अपने नोट को, ठीक है ना? डेटर को लेके मैंने आपको डे वन पे ही बताया था, क्वेश्चन क्या कहीं 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 अलग अलग करते हैं ये लोग डेटर्स को लेकर पॉइंट, कुछ में सेल्स लेते हैं, कुछ में कॉस्ट लेते हैं, तो वो डेटर को लेके तो अपने को अजम्पशन क्लियर करना ही पड़ेगा हमेशा, ठीक है ना? क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल कितना है बताओ सबसे पहले सिंगल शिफ्ट में? करंट लायबिलिटी की कुछ पोजीशन गिवन है, सप्लायर कितना क्रेडिट एक्सटेंड कर रहे हैं ऊपर पढ़ो। 6 रुपए का मटेरियल है, सप्लायर कितना क्रेडिट एक्सटेंड कर रहे हैं? क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर विल कंटिन्यू प्रेजेंट लेवल, दैट इज 2 मंथ्स। तो सप्लायर कितना दे रहे हैं? 2 महीने का। अब मेरे को एक बात बताओ, एग्जिस्टिंग में आप रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम कर रहे हो?
1,44,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो एग्जिस्टिंग में। 1,44,000 का रॉ मटेरियल है तो नीचे लिख दो क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, वर्किंग में लिख दो। ऊपर तो वरना क्या, ऊपर डिस्टर्ब हो जाएगा वरना। अब क्रेडिटर्स कितना है रॉ मटेरियल का बताओ, कितने महीने का एक्सटेंड कर रहे हैं क्रेडिटर्स? तो इंटू 2/12 निकालो, कितना आ रहा है? 24,000। ये तो वैल्यू आई, तो यूनिट्स कितने आ गए? 4,000 यूनिट। और डबल शिफ्ट में क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे? 8,000 यूनिट के। बट प्राइस कम हो जाएगी। पहले ये लिख दो एक बार आप, ये नोट कर। ठीक है, अब मेरे को बताओ डबल शिफ्ट में अपना कंजम्पशन कितना हो रहा है? 250 और डबल शिफ्ट में क्रेडिटर्स, क्रेडिट कितना एक्सटेंड कर रहे हैं? कुछ चेंज है क्या? कुछ चेंज है क्या? नहीं है। तो अब पहले लिखो आप सिंगल शिफ्ट में कितने यूनिट है, क्या रेट से? 6। और इधर कितना हो जाएगा? 5.4। ये कर लिया। अच्छा अब है ना, तुम यहां पर एक चीज और समझना, थोड़ा सा और चेंज आएगा क्वेश्चन में, एक और पॉइंट आप समझना। डबल शिफ्ट के अंदर क्रेडिटर्स किस पे निकलेंगे बताओ हमेशा? कंजम्पशन पे कि परचेज पे? क्रेडिटर्स किस पे निकलेंगे हमेशा? परचेज में। हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट कितने हैं क्रेडिटर्स के? हम कहते हैं डबल शिफ्ट में कितना हो जाएगा? वो तो जब मैं यूं बोलता हूं कि मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग क्या हो, सेम हो। बट मेरे को बताओ क्या डबल शिफ्ट में आपका प्रोडक्शन कितना हो? अभी एग्जिस्टिंग, एक लिखो पॉइंट वापस, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो। योर कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल टू बी परचेज्ड, मटेरियल टू बी परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड, टू बी परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड। लिखो आप, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और 40,000 यूनिट पे कंज्यूम करेंगे अपन। अच्छा, डबल शिफ्ट में आप मेरे को एक बात बताओ, सिंगल शिफ्ट में आप कितने यूनिट का रॉ मटेरियल मेंटेन कर रहे थे? डबल शिफ्ट में कितना जा रहा है आपका रॉ मटेरियल? 12,000। मतलब आप मेरे को एक बात बताओ, सिंगल शिफ्ट में हम रॉ मटेरियल कितना मेंटेन करते थे पहले? तो मतलब एक तरह से मेरा ओपनिंग स्टॉक 6,000 था, और डबल शिफ्ट में कितना मेंटेन कर रहा हूँ मैं? 12,000। स्टॉक कितना मेंटेन कर रहा हूँ? 12। और सिंगल शिफ्ट में कितना था? 6,000। तो लिखो ऐड। तो ये लिखो यूनिट परचेज्ड, कितना आएगा यूनिट परचेज्ड? डबल शिफ्ट में परचेज बढ़ानी पड़ेगी ना आपको।
फिर लिखो वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। कितना आता है? ये करना कितना आ रहा है? कर लो फटाफट। यहाँ लिख देना डबल शिफ्ट। ये लिख लिया? तो अब ऊपर जाओ क्रेडिटर्स में लिखो 600। फिर लिखो क्रेडिटर्स फॉर वेजेस। अच्छा इसमें पता है एक चीज और ध्यान रखना, देखो मॉड्यूल में भी आप देखोगे ना तो दो तरह से सॉल्यूशन दे रखे हैं इनने। एक तरफ तो 4 को डायरेक्ट कितना कर दिया, 8, और आप नीचे देखोगे ना इन्हें एक अल्टरनेट सॉल्यूशन और दे रखा है आप लोगों को। समझे बात को? ये हमने परचेज पे निकाला है। अब अगर आप नोट करके क्लियर कर देते हो, देखो इनने दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, आप चेक करो। अगर आप नोट करके क्लियर करते हुए, हम तो डबल मान रहे हैं सिर्फ, ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर कोई चेंज नहीं मान रहे। तो हम ये मान लें कि एक नोट लिखते हुए देयर इज नो चेंज इन ओपनिंग क्लोजिंग, तो डायरेक्ट 4 को कितना कर दो और 5.4 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग में चेंज मानते हो, जो अपन ने भी सोल्यूशन किया है, तो उसमें 4 का 9,000 है। तो अब आपको जो इजी लगे वो अल्टरनेट अडॉप्ट कर सकते हो आप। ठीक है ना? मतलब देखो, ये चैप्टर जो है ना वर्किंग कैपिटल, ये थोड़ा सा अजम्पशन बेस्ड चैप्टर है। जैसे डेटर को लेके हर जगह अलग अलग अजम्पशन करते हैं, एडमिन ओवरहेड को लेके हर जगह अलग अलग अजम्पशन करते हैं ये लोग। अब इसी के अंदर इन्हें दो सॉल्यूशन दे दिए, एक तो 4,000 माना और क्या माने डबल शिफ्ट में, तो वो तो डायरेक्ट कर देते अपन। 4 कितना हो गया 8, क्या रेट पे किया 5.4। बट अगर अपन ओपनिंग क्लोजिंग के थ्रू लेते हैं तो परचेज फिर ये उस केस में ये हो जाएगा। अब इसमें आप देखोगे ना तो इनने इसको डायरेक्ट डबल करके परचेज, और इसी का इनने एक अल्टरनेट सॉल्यूशन में अपने को 4 का डायरेक्ट क्या कर दिया है 8 कर दिया है। तो आपको जो इजी लगे उस पैटर्न से कर लेना आप, दोनों सही है। ठीक है? अब वेजेस, अब वेजेस कितनी है बताओ, वेजेस की क्या पोजीशन है, कितना डिले हो रहा है वेजेस में? वेजेस में आधा महीने का डिले है। अब वेजेस की आपकी एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है वो चेक करो, कॉस्ट में चेक करो कितना है वेजेस आपका एग्जिस्टिंग। ये तो अपना वर्किंग कैपिटल हो गया। नीचे देखो कितने की वेजेस है, दोनों को ऐड करो 72 और 48, कितना? 1,20, और आधा महीने का डिले, तो 1,20 अपॉन 12 इंटू 0.5 करो, कितना आ रहा है? 5,000 रुपये आ रहा है भाई। वेजेस के अंदर लिखो आप नीचे, क्रेडिटर फॉर वेजेस, कितना आ रहा है ये? 5,000 रुपये का आ रहा है।
तो सिंगल शिफ्ट में वेजेस पर यूनिट कितना है? कितना हो गया? 1000 यूनिट का है। ये क्लियर है बिल्कुल? अब डबल। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000, 5 और इधर 2000 कर दो। और रेट क्या है पर यूनिट की? नीचे निकाल रखी है अपन ने, 3 और 1 4 रुपए, तो 8000। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की क्या पोजीशन है? ओवरहेड्स की क्या पोजीशन है? एक्सपेंस हाफ मंथ है, तो एक्सपेंस कितने? 5 रुपए थे, और 5 का वापस, तो 24,000 इंटू, तो लिख लो आप एक बार, ओवरहेड्स का डीले लिखो। देखो ओवरहेड्स का डीले, क्रेडिटर्स फॉर ओवरहेड्स। क्या रेट है? 5 ही है। और कितने महीने का है? हाफ मंथ का ही है। तो एग्जिस्टिंग में कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है एग्जिस्टिंग में? 5000 रुपये। अब वापस नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ। 1000। तो डबल शिफ्ट में कितना हो जाएगा? 2000। यहाँ तक आपने कर लिया कॉपी सबने? तो अब इधर आ जाओ। तो 1000, 5, 5000, 2000, बट इधर रेट क्या हो गई? 2 और 1, 3 रुपए की रेट है, तो 3 रुपए, 6000। तो बस ये टोटल करंट लायबिलिटी हो गई अपनी। इसको बी से मार्क करो। कितना आता है ये? 34,000 और कितना? तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, ए माइनस बी। कितना आता है? 2 और 30 माइनस 34 करो, कितना आ रहा है? 2 लाख। और 4 11 200 माइनस 62 600 करो, 348 600। कुछ कंटिजेंसी मार्जिन तो नहीं है? कुछ भी नहीं है ना? आपको यहाँ पे ये इजी लगता है 9 की बजाय 8 करना है, तो वो कर दो बोलिए 8, वो इजी लगता हो तो, है ना? ठीक है ना, बट दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, मैंने आपको समझा ही दिया है ना वो। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था ना ये, है ना? बस बेसिक आपको ये ध्यान रखना है भाई, डबल शिफ्ट में WIP चेंज नहीं होगा। एक बार वापस सोल्यूशन देख लो पूरा एक बार, अच्छे देख लो सोल्यूशन, फिर आप कुछ एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे अब आगे बढ़ने के पहले। जिन लोगों ने वर्किंग कैपिटल को बीच में ज्वाइन किया ना, तुम्हें 2 3 जो तुम वापस पढ़ना नेक्स्ट बैच में, है ना, एक बार पूरा जीरो से वापस पढ़ना है ना। अभी तो ठीक है, बीच में एक बार चल रहा है, बट वर्किंग कैपिटल वापस पढ़ाऊंगा मैं जीरो से आप लोगों को, है ना? हाँ। तुमको नेक्स्ट चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? ठीक है, बोलो समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, अभी मैं आपको कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस करवाता हूँ एक बार, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन सितंबर 24 अटेम्प्ट का है, चेक करो। ये जनवरी 25 का है, सॉरी, जनवरी 25 का क्वेश्चन है, करो ट्राई करो एक बार फटाफट। जनवरी 25 का क्वेश्चन है ये।
जिन्हें स्टार्टिंग ऑपरेटिंग साइकिल मेथड नहीं पढ़ा उनको दिक्कत आएगी करने में ना, शायद आपने नहीं पढ़ा ऑपरेटिंग साइकिल, हाँ, तो आपको दिक्कत आएगी रुक जाओ ना। जिन्हें ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ लिया वो करो ट्राई एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करो फटाफट ट्राई। जनवरी 25 का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दो एक बार। सबसे पहले आप बताओ रोम ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा? 61 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 45 माइनस 60, 96 डेज। नंबर ऑफ साइकिल इन ईयर 360 अपॉन 96, बहुत इजी क्वेश्चन है, 360 अपॉन 96 करो, 3.75 साइकिल। अब एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 60 लाख है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, 60 लाख माइनस कर दो 480 और डिवाइड बाय 3.75 पर साइकिल 14 लाख। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। समझ में आया? कर रहा हूं क्या? देखो यही क्वेश्चन आया जनवरी 25 का, और ऐसा ही पैटर्न बिल्कुल आया सितंबर 25 में, सितंबर 24 में, मतलब लास्ट ईयर। उसका ही मैं करवा देता हूँ आपको। देखो सितंबर 24 का पेपर, इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डब्ल्यूआईपी स्टॉक, फिनिश गुड्स, एडमिन, सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, डेटर का कलेक्शन, रॉ मटेरियल डायरेक्ट गिवन है, स्टोरेज, क्रेडिटर का डायरेक्ट गिवन है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों को देखो पता है रॉ मटेरियल डायरेक्ट गिवन है 65 दिन, कुछ नहीं करना है। डब्ल्यूआईपी के लिए इंफॉर्मेशन है, एवरेज कितना है, और डब्ल्यूआईपी प्रोडक्शन कॉस्ट में निकल जाएगा, अपने पढ़ा था ना डब्ल्यूआईपी किसमें निकल जाएगा, और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे फिनिश गुड्स निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1461 है और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, और यहां पर अपने को तो ये इसमें लिखो, ये करा दो ये वाला, समझा दूं? 65 दिन ये हो गया, डेटर 36 दिन हो गया, क्रेडिटर 63 माइनस कर देंगे। अब अपने को फिनिश गुड्स का निकालना है, तो फिनिश गुड्स को किस पे ले लेंगे? 243,500। अच्छा यहाँ आप एक चीज और चेक करो, अपने और सेलिंग एक्सपेंस और गिवन है, एडमिन और सेलिंग ये कंबाइंड गिवन है 414, तो ये 414 कंबाइंड गिवन है, तो ये तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड में आप इसको जोड़ोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल, बट यहाँ पर अपने को डेटर का गिवन है क्या? रेशियो डायरेक्ट, डेटर का मतलब ही नहीं है अपने को। तो डब्ल्यूआईपी एवरेज स्टॉक इतना है और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, तो 1548 अपॉन 360 करोगे तो डे पर डे प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी अपॉन डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज स्टॉक डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो 94,600 डिवाइड बाय 1548 डिवाइड बाय 360, 1548 को 360 डिवाइड करो, डेली एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, और 94,600 को डिवाइड करो, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक आ जाएगा। डब्ल्यूआईपी कितने दिन का होता है? इसी तरह फिनिश गुड्स के अंदर 243,500, बट वो किस पे चला जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब तुम्हारे माइंड में आएगा सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम कैसे है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा कैसे है? पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो सकता है ना भाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस क्या करते हो, मान लो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो, तो अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट डेटा दे रहा है हमको, तो 1461 में डिवाइड करो 360, और 243,500 ने उस फिगर को डिवाइड कर दोगे तो फिनिश गुड्स का आ जाएगा। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था ना एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ध्यान नहीं है? ये फॉर्मूले थे ना, मैंने आपको लिखवाए भी थे, आप चेक करो। देखो डब्ल्यूआईपी में एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे और फिनिश गुड्स एवरेज कॉस्ट ऑफ। अब डेटर का फॉर्मूला लेने की जरूरत है क्या इस क्वेश्चन में? क्यों नहीं है?
आपको डेटा डायरेक्ट गिवन है ना, ये वाला क्वेश्चन है। अरे यार, कहाँ गया क्वेश्चन? तो देखो, हो जाएगा फिनिश गुड्स और ये डेटर अपने को गिवन है डायरेक्टली, तो एडमिन का कोई मतलब ही नहीं है अपने को। क्रेडिटर डायरेक्ट गिवन है, 63 माइनस कर देंगे अपन। तो अब आप देखो, अपने को सिर्फ क्या बोल रहा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालो। तो आप एक बात बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल निकल गया आपका, और 360 से उस डेज को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ साइकिल आ गया। यहां तक कोई तकलीफ? ये क्लियर है? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना गिवन है अपने को, और उसमें अगर एडमिन जोड़ देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल जाएगी 4,14,000। तो जोड़ो 14 61 में 4 14, तो ये अपनी कॉस्ट ऑफ, ये एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई, और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल कर दो तो आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। कराऊं क्या? बट कर लेना एक बार, इसको बोलो तो करा देता हूं। समझ आ गया भाई? 14 61 में आप 4 14 जोड़ोगे, कॉस्ट एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई अपनी, और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल कर दो, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा पर साइकिल। हो जाएगा लकी? पक्का? कर लेना एक बार इसको, है ना? ये सितंबर 24 का है। जनवरी 25 का था। उसके पहले वाले टाइम का तो फिर वो फैक्टरिंग का है, वो पढ़ना बाकी है अभी अपने को। अच्छा, और मैं क्वेश्चंस लिखवाया था आपको एग्जाम के, एक मिनट। ये बताए, ऑपरेटिंग साइकिल के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। मतलब ये ऑपरेटिंग साइकिल की दिख रहे हैं मेरे को, डबल शिफ्ट डबल शिफ्ट तो दिख कम रहे हैं, न्यू कंपनी भी कम दिख रहा है। मेन तो ऑपरेटिंग साइकिल ही दिख रहा है मेरे को क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। देखो, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है जनवरी 21 का। ये रहा क्वेश्चन, जनवरी 21 का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो डायरेक्ट करो फटाफट, कैलकुलेटर पे कर लोगे? करो सब लोग। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड में WIP जोड़ो, 45 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 माइनस 60। 45 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 माइनस 60 कितना आया? 45 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 माइनस 60 कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। और नंबर ऑफ डे 360, 360 अपॉन 60 करो, 6 साइकिल इन ईयर आएगा। तो पहला पॉइंट तो हो गया 60, नंबर ऑफ साइकिल 6। अब वर्किंग कैपिटल की एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 25 लाख, जिसमें कितना डिप्रिसिएशन है? तो 25 लाख में माइनस करो 2.5 लाख। समझ आया? करो। ठीक है, 375 देख लो आंसर। डिप्रिसिएशन हटा दिया था ना, 375 आ गया आंसर। ठीक है ना? समझ आया? स्टार्ट दिन 6 और 375। बोलो, समझ आया? ये क्वेश्चन जनवरी 21 का था, है ना? देखो चेक करो, नवंबर 20 का क्वेश्चन है ये।
सेल्स गिवन है 1,08,00,000, रॉ मटेरियल 27 लाख, लेबर 21 लाख 60, मैन्युफैक्चरिंग में डेप्रिसिएशन 360 है, एडमिन 10,80,000 है। रिसीवेबल को 3 महीने क्रेडिट है, रॉ मटेरियल 3 महीने, लैग इन पेमेंट ओवरहेड 1 मंथ, ओवरहेड आर पेड 1 मंथ एरियर, एडमिन 1 मंथ एडवांस, इन्वेंट्री में डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी तो जीरो है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स 3 महीने का है, कॉस्ट प्लस 1/3 है, कैश 3 लाख है, सेफ्टी करके कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालना है। ये होमवर्क करना ट्राई एक बार है ना, होमवर्क करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है नवंबर 20 का, नवंबर 20 क्वेश्चन नंबर 2, ये होमवर्क करोगे, सब लोग करना ट्राई एक बार है ना, ठीक है, इतना करना और इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, वापस कल करेंगे कंटिन्यू है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बट इसको पढ़ लेना एक बार वापस, जितना पढ़ा है मैंने है ना, अच्छे से पढ़ लेना चैप्टर को एक बार, ठीक है ना।